नट की बात करेंगे अपन आज। मूंगफली सभी ने खाई होगी, सभी ने देखी भी होगी। क्या क्या कहते हैं इसे और किन नामों से जाना जाता है? इसे हम पीनट भी कहते हैं, इसे हम अर्थ नट भी कहते हैं, और क्या बोल सकते हो, इसे हम मंकी नट भी कहते हैं, और अपनी आम भाषा में तो इसे हम मूंगफली भी बोलते हैं या फिर मूंगफल भी बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा दूर क्यों लिख दिया भाई, पास में लिखो। मूंगफली या फिर मूंगफल। तो आज इसी की खेती के बारे में सीखेंगे, पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस, कैसे ग्राउंडनट की खेती की जाती है, किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, क्या क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे जाते हैं, वो हमारा मेन टारगेट। क्योंकि हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, किस तरह के क्वेश्चन मूंगफली के ऊपर पूछे जाते हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। शुरू करो भाई। शुरुआत कहाँ से होती है अपनी? हमेशा बॉटनिकल नेम से। क्या होता है इसका बॉटनिकल नेम? अरेचिस हाइपोजिया। अरेचिस हाइपोजिया। ठीक है भाई। ग्राउंडनट भी एक लेग्यूमिनेसी फैमिली में आता है। लेग्यूमिनेसी फैमिली को हम फैबिएसी भी बोलते हैं। मतलब ग्राउंडनट भी आपका, देखो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो लेग्यूमिनेसी फैमिली में आएगा, फैबिएसी फैमिली में आएगा, वो आपका पल्सेस में ही काउंट होगा। ये जो अपन ने क्राइटेरिया बनाया है ना कि कौन सीरियल्स क्रॉप है, कौन पल्सेस क्रॉप है, कौन ऑल सीड क्रॉप है, ये क्राइटेरिया बनाए गए हैं उसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के आधार पर। जैसे सोयाबीन है, सोयाबीन के अंदर प्रोटीन 40% होता है, लेकिन फिर भी उसे पल्सेस की तरह यूज़ नहीं करते, क्योंकि सोयाबीन का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है ऑयल प्रोडक्शन में। भले ही ऑयल उसके कम हो प्रोटीन के कंपैरिजन में, लेकिन फिर भी उसका यूज़ हम किस में करते हैं? ऑयल में। इसलिए उसे ऑयल सीड में रखा जाता है। मूंगफली को मूंगफली को पल्सेस में नहीं रखते, मूंगफली को हम ऑयल सीड में रखते हैं, क्योंकि मूंगफली से हमारा जो इकोनॉमिक प्रोडक्ट निकलता है वो ऑयल होता है। इसलिए मूंगफली को, इस ग्राउंड नट को हम ऑयल सीड क्रॉप में रखते हैं। तो भाई इसकी फैमिली क्या है? फैबिएसी, या फिर कहो लेग्यूमिनेसी। ठीक है भाई। और देखो ओरिजिन बताओ। ओरिजिन है इसका ब्राजील। ठीक है। क्रोमोसोम नंबर बताओ भाई। क्रोमोसोम नंबर है इसमें 40। वाइल्ड स्पीसीज जो होती है ना मूंगफली की, उसमें 20 होते हैं। पर वाइल्ड स्पीसीज से हमको क्या लेना देना, आप तो ये याद रखना, मूंगफली के अंदर, ग्राउंडनट के अंदर, कल्टीवेटेड मूंगफली के अंदर, कल्टीवेटेड ग्राउंडनट के अंदर क्रोमोसोम नंबर होता है 2n = 40। इनफ्लोरोसेंस बताओ भाई। इनफ्लोरोसेंस मतलब उसका फ्लावरिंग पार्ट, जिस पार्ट में, प्लांट के जिस हिस्से में फ्लावर आता है, उस पार्ट को, उस फ्लावरिंग पोर्शन को कहते हैं इनफ्लोरोसेंस। हर एक क्रॉप में अलग अलग होती है। वैसे ही यहाँ पर होती है सोलिटरी एक्सिलरी। ये नाम आप तो याद रखो बस, क्या होता है क्या नहीं होता उनसे मतलब छोड़ दो, डायरेक्ट नाम के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। सोलिटरी एक्सिलरी। ठीक है भाई। और देखो ये जो ग्राउंडनट है वो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। ठीक है भाई, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। ये ग्राउंडनट आपकी C3 प्लांट में आती है, मतलब आपकी C3 क्रॉप है। इसके अलावा ग्राउंडनट जो है वो शॉर्ट डे प्लांट है। ठीक है भाई, शॉर्ट डे प्लांट है। ग्राउंडनट के अंदर फ्रूट की बात करो, ग्राउंडनट का जो फ्रूट होता है उसे हम पॉड कहते हैं। ठीक है। ग्राउंडनट का जो सीड होता है उसे हम कर्नेल के नाम से जानते हैं। हालांकि ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी बता रहा हूँ। सीड को कर्नेल कहते हैं, उसके फ्रूट को पॉड कहते हैं। अब यहाँ पर आ जाओ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इस ग्राउंडनट के अंदर जो ब्रांचिंग होती है ना, उस ब्रांचिंग के आधार पर इस ग्राउंडनट को 2 सब स्पीसीज में बांटा गया है। किस बेसिस पर? ब्रांचिंग के बेसिस पर। ब्रांचिंग के बेसिस पर इसको 2 सब स्पीसीज में बांटा गया है। 2 सब स्पीसीज कौन कौन सी? एक होती है इरेक्ट टाइप की और एक होती है स्प्रेडिंग टाइप की। एक होती है इरेक्ट टाइप, नाम से समझ में आ रहा होगा, मतलब ये सीधा उगने वाला पौधा है, इसको बंच टाइप भी कहा जाता है। ठीक। और एक होती है स्प्रेडिंग टाइप।
स्प्रेडिंग टाइप या फिर किसको कहो ट्रेलिंग टाइप। स्प्रेडिंग टाइप मतलब नाम से समझ में आता है फैलने वाली और एक सीधी उगने वाली, एक फैलने वाली और एक सीधी उगने वाली। तो जो सीधी उगने वाली है वो इरेक्ट होगी, जो फैलने वाली वैरायटी होगी सॉरी स्पीसीज होगी वो स्प्रेडिंग टाइप होगी। दोनों के बॉटनिकल नेम भी अलग अलग हैं। जैसे कि इरेक्ट टाइप में ये तो रहेगा, ये तो कॉमन है अरेचिस हाइपोजिया, इसके आगे और जुड़ जाएगा। जैसे इरेक्ट टाइप का कोई बॉटनिकल नेम पूछ ले तो अरेचिस हाइपोजिया फेस्टिगाटा। स्प्रेडिंग टाइप का कोई पूछ ले तो अरेचिस हाइपोजिया प्रोक्यूमेंस। इसका बॉटनिकल नेम क्या है? अरेचिस हाइपोजिया फेस्टिगाटा, ये याद रखना। फेस्टिगाटा मतलब इरेक्ट टाइप। स्प्रेडिंग टाइप का क्या है? अरेचिस हाइपोजिया प्रोक्यूमेंस। ठीक है, ये जो इरेक्ट टाइप की सब स्पीसीज होती है ये होती है आपकी नॉन डोरमेंट। नॉन डोरमेंट का मतलब इसके अंदर कोई प्रकार की डोरमेंसी नहीं पाई जाती। ठीक है, जबकि ये जो स्प्रेडिंग टाइप की है ये होती है डोरमेंट टाइप की, मतलब इसके अंदर डोरमेंसी पाई जाती है। डोरमेंसी क्या है ये मैं बता चुका हूँ, इसके ऊपर वीडियो लेक्चर बना दिया है, आप देख लेना। डोरमेंसी वो भी कितने दिन की डोरमेंसी होती है? इसमें 2 से 2.5 महीने की डोरमेंसी होती है। मतलब इसका जो रेस्टिंग पीरियड है वो कितने का है? 2 से 2.5 महीने का है। मतलब कि अगर आप सोइंग करते हो इसकी तो 2 से 2.5 महीने बाद जर्मिनेशन होगा। 2 से 2.5 महीने का रेस्टिंग पीरियड का मतलब समझते हो कि अगर आज आपने जर्मिनेशन किया तो 2 से 2.5 महीने बाद उसमें आज आपने अगर सोइंग करी, आज आपने अगर इस स्प्रेडिंग टाइप ग्राउंड नट की आपने अगर आज बुवाई कर दी तो 2 से 2.5 महीने बाद उसमें जर्मिनेशन आएगा। तो इसलिए जो अपन जब भी कभी भी इस स्प्रेडिंग टाइप को या इस ट्रेलिंग टाइप के ग्राउंड नट का कल्टीवेशन करते हैं तो इसमें इस डोरमेंसी को तोड़ने के लिए इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हो भाई? हाई टेम्परेचर से ट्रीटमेंट करो, इथिलीन से ट्रीटमेंट करो। ठीक है, इसके अलावा ये केमिकल है आपका क्लोरहाइड्रिन से ट्रीटमेंट करो। इस डोरमेंसी को तोड़ने के लिए टू ब्रेक द डोरमेंसी हमें ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। किससे? हाई टेम्परेचर ट्रीटमेंट दो भाई, उससे हम डोरमेंसी को तोड़ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इथिलीन ट्रीटमेंट दो, इसके अलावा क्लोरहाइड्रिन ट्रीटमेंट दो, इसके अलावा नेप्थलीन एसिटिक एसिड से दो या फिर इंडोल 3 एसिटिक एसिड। इन सब से ट्रीटमेंट देकर ही उसके बाद हमें उसकी बुवाई करनी चाहिए। किसकी? स्प्रेडिंग टाइप की, क्योंकि उसके अंदर पाई जाती है डोरमेंसी। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, इसकी वैरायटी। दोनों से कई बार क्वेश्चन आ चुका है। एक बार तो आया था तो उसको मैं भी गलत करके आया था बहुत पहले, और उसको छोड़ो, कब क्या पहले देखो। इरेक्ट टाइप जो है इसमें आपको याद रखना है, इसमें एक वैरायटी होती है ज्योति, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, और यहाँ पर वैरायटी होती है चंद्रा। ये दोनों वैरायटी और भी हैं लेकिन ये दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यही दोनों एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो ये दो आप याद रखना। ठीक, अब देखो प्रोटीन पे आ जाओ। प्रोटीन क्या हो? सबसे पहले तो ये ऑयल सीड क्रॉप है तो पहले ऑयल के बारे में सोचो। ऑयल कितना होता है? ग्राउंड नट के अंदर ऑयल पाया जाता है 45%, 45%, प्लस प्रोटीन भी इसके अंदर होता है और अच्छा खासा प्रोटीन होता है 26%। ठीक है, इसके अलावा जो ग्राउंड नट केक है, ग्राउंड नट ऑयल केक जो है, इसको हम एनिमल को भी फीड करा सकते हैं क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन पाया जाता है। 7 to 8% नाइट्रोजन होता है इसके अंदर। किसमें? ग्राउंड नट ऑयल केक में 7 to 8% नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है भाई, और क्या पॉइंट है जनरल इंट्रोडक्शन के लेकर? टेप रूट सिस्टम इसके अंदर होता है, टेप रूट सिस्टम इसके अंदर पाया जाता है। ठीक, अब आ जाओ सबसे इम्पॉर्टेंट बात, पैगिंग। ये क्या चीज़ होती है भाई? सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है पैगिंग। देखो भाई, समझो इसको। ये तो हो गई रूट, ये हो गया ग्राउंडनट का प्लांट। कौन सी रूट है ये? टेप रूट सिस्टम। ये हमने बना दी उसकी लीफ। देखो भाई, इसकी रूट में नोड्यूल्स भी बनाओ क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करती है, बिल्कुल करती है भाई।
ठीक है, अब देखो क्या होता है। मान लो कि ये है इसका एक फ्लावर, ठीक है, मान लो कि एक फ्लावर यहाँ बना दो, और बहुत सारे फ्लावर होते हैं, अपने एक फ्लावर बनाया, ठीक है। पॉलिनेशन हो गया भैया। देखो इसके अंदर कैसा पॉलिनेशन होता है, सेल्फ पॉलिनेशन। इसी का पॉलन ग्रेन इसी के एंथर से निकलकर इसी के फीमेल पार्ट के स्टिग्मा पर चला जाएगा, उसे कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है भैया। पॉलिनेशन हो गया, फिर क्या होगा, पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन भी हो गया, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, ये जो फ्लावर है, इस फ्लावर के यहाँ ये क्या है, इसकी ओवेरी, इस ओवेरी के अंदर क्या होगा, ओव्यूल। तो ये जो फर्टिलाइजेशन हुआ है वो कहाँ होगा, ओव्यूल में। मतलब ये ओव्यूल कैसा है आपका, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है। फर्टिलाइजेशन हो चुका है, मतलब ये जो ओव्यूल है वो कैसा है, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है। आगे चल के इस फर्टिलाइज्ड ओव्यूल से एम्ब्रियो बनने वाला है, और उस एम्ब्रियो से एक नया सीड बनेगा। मतलब ये जो ओव्यूल है वो आगे चल के किस में कन्वर्ट होने वाला है, कर्नेल में। और ये ओवरी किस में कन्वर्ट होने वाली है, पॉड में। मतलब ओवरी किस में कन्वर्ट होती है, हमेशा फ्रूट में। और फ्रूट क्या होता है इसके अंदर, पॉड। बताया था अभी, कहाँ गया जरा, फ्रूट क्या होता है, पॉड। और जो ओव्यूल होते हैं वो हमेशा किस में कन्वर्ट होते हैं, सीड में। और सीड क्या होता है इसमें, कर्नेल। ठीक, अब देखो क्या होगा, जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, इसको समझ लो, यहाँ तो बहुत ज़्यादा हो गया। ये जो इसका पार्ट है, इस फ्लावर का ये जो बेसल पार्ट है, ये जो बेस है इसका, बेस ऑफ द फ्लावर, इस फ्लावर के बेस में पाई जाती है एक टिश्यू जिसे कहते हैं हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। नाम आप लोगों ने शायद सुना होगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसके अंदर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, जिनमें कंटिन्यूसली सेल डिवीजन चलता रहता है। किसमें, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही दूसरे ऑर्गन्स बनाते हैं डिफरेंशिएट होकर। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, इनके अंदर मतलब ग्रोथ हो रही होगी। तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ग्रोथ होकर बनाते हैं क्या, गाइनोफोर। गाइनोफोर, यहाँ पर इसकी ग्रोथ होती है और इस तरह से एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बनता है। इसको बोलते हैं हम क्या, गाइनोफोर। और इसी को बोल दिया जाता है क्या, पैग। ये क्या बन गया है अपना, इसी को बोलते हैं पैग। अब ये जो पैग जो बन रहे हैं इसमें से, ये पैग जो होते हैं वो अब ये क्या है आपकी सॉइल सरफेस। तो ये जो पैग है ना, वो इस सॉइल सरफेस में पेनिट्रेट होकर इस सॉइल के अंदर चले जाते हैं। कहाँ जाते हैं, अंदर। और इसी पैग में यहाँ पर ये जो ओवरी है वो इसी पैग से होते हुए कहाँ आ जाती है, सॉइल के अंदर। और यहाँ पर डेवलपमेंट हो जाता है किसका, पॉड का। और इस पॉड के अंदर होते हैं क्या, आपके सीड यानी कि कर्नेल। जो आप मूंगफली खाते हो ना, वो मूंगफली कहाँ, ज़मीन के अंदर लगती है। तो वो कैसे बनती है, वो ऐसे ही बनती है। फ्लावर होता है, फ्लावर में जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, उसके बेस पार्ट में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उनके अंदर ग्रोथ होती है और वो गाइनोफोर बनाते हैं, जिसे हम पैग भी कहते हैं। वे पैग सॉइल सरफेस को पेनिट्रेट करके मिट्टी के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर उस ओवरी से क्या बन जाता है, पॉड। और उस ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है उससे बन जाते हैं कर्नेल। मतलब हमारी मूंगफली बन के तैयार हो गई। और इसी प्रोसेस को कहते हैं क्या, पैगिंग। आ गई बात समझ में, इसे क्या कहा जाता है, पैगिंग। ठीक है, ये जो पैगिंग की प्रोसेस होती है वो 40 से 45 दिन बाद होती है। कब होती है भैया, 40 से 45 दिन बाद। ठीक है, आगे बात समझ में, आगे बढ़े। देखो ये तो बात की हमने जनरल इंट्रोडक्शन की। अब आ जाओ इसके पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस पर। पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस में सबसे पहले क्लाइमेट हम सभी जानते हैं, ये एक खरीफ क्रॉप है, मतलब इसको ट्रॉपिकल क्लाइमेट चाहिए। ठीक है, मतलब कि इसको वार्म वेदर चाहिए। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है इसके ऑप्टिमम टेम्परेचर पर, कि ग्राउंडनट की ग्रोथ के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है। तो यहाँ पर ऑप्टिमम टेम्परेचर आपको याद रखना है, अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया गया है। मैं आपको जो डाटा दे रहा हूँ वो एक सोर्सफुल किताब का है और वो 100% सही माना जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है 21 से लेकर 26.5 डिग्री सेल्सियस। 21 से लेकर 26.5 डिग्री सेल्सियस, ये इसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर है। इतना टेम्परेचर होगा तो इसमें ग्रोथ, इस रेंज में टेम्परेचर होगा तो ग्रोथ इसमें हमेशा अच्छी होती है। ठीक है, सॉइल के ऊपर बात कर लो, ये है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट।
मूंगफली की खेती कभी भी करनी हो तो मिट्टी का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हर किसी टाइप की मिट्टी में हम मूंगफली की खेती नहीं कर सकते। यहाँ पर हमको सैंडी लोम सॉइल ही चाहिए, सैंडी लोम सॉइल जिसका pH 6 से 6.5 के बीच में हो। मतलब ये कि ये जो मूंगफली है वो एसिडिक सॉइल में तो कल्टीवेट हो सकती है, लेकिन एल्कलाइन सॉइल में कल्टीवेट नहीं हो सकती। एसिडिक सॉइल में कल्टीवेट हो सकती है, लेकिन एल्कलाइन सॉइल में ये कल्टीवेट नहीं हो सकती, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि हैवी क्ले लोम सॉइल, तो इसके लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है। 3 क्रॉस मार रहा हूँ। हैवी क्ले लोम सॉइल में तो कभी मूंगफली की खेती करनी ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि क्ले सॉइल हमेशा हार्ड होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। तो अगर ये सॉइल सरफेस हार्ड होगी तो ये जो पैग है ना वो इसको पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, वहाँ पर पेनिट्रेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। जितनी ज़्यादा सॉइल सरफेस लूज होगी, सैंडी होगी, उतनी ही आसानी से ये पैग मिट्टी के अंदर चला जाएगा और पॉड बनाएगा। तो अगर ये पैग मिट्टी के अंदर ही नहीं जा पाएगा तो पॉड कहाँ से बनेगा? इसलिए कभी भी हैवी क्ले लोम सॉइल का यूज़ नहीं किया जाता। ठीक है भाई। और देखो, एक काम करते हैं, इसको मिटाते हैं ऊपर से। इतनी बात समझ में आ गई? देखते जाओ। किसकी बात कर रहे थे अपन? मिट्टी होगी, अब क्लाइमेट देख लिया, सॉइल देख लिया। अब आ जाओ लैंड प्रिपरेशन पर। यहाँ पर लैंड प्रिपरेशन बाकी क्रॉप जैसा नहीं है। यहाँ पर थोड़ा विशेष ध्यान रखना पड़ता है। जैसा कि मैंने बताया था कि मिट्टी के अंदर जो पॉड, जो मूंगफली हम खाते हैं, जो हमारा इकोनॉमिक प्रोडक्ट है, वो मिट्टी के अंदर बनता है। इस मूंगफली के अंदर जो हमारा पॉड है वो कहाँ बनता है? मिट्टी के अंदर। इसलिए लैंड प्रिपरेशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर जो भी हम लैंड प्रिपरेशन करेंगे तो मिट्टी जो हमारी जो है, जो हमारा खेत है, उसको हमें फाइन बनाना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर फाइन सीड बेड की रिक्वायरमेंट होती है, साथ में अच्छा खासा उसके अंदर एयरेशन होना चाहिए, प्रॉपर एयरेशन उसके अंदर होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा 12 से 18 सेंटीमीटर की डीप प्लोइंग हमको करना है। ये 12 से 18 डीप प्लोइंग जो है वो आपकी बेस्ट मानी जाती है। ज़्यादा गहरी डीप प्लोइंग नहीं करना, 12 से 18 की रेंज में ही करना है। 18 सेंटीमीटर से आगे नहीं जाना, क्योंकि ज़्यादा डीप प्लोइंग कर दोगे तो प्रॉब्लम क्या होगी? जितनी ज़्यादा डीप प्लोइंग करोगे ये पॉड उतना ही अंदर तक चला जाएगा और अंदर जाके पॉड बनेगा। तो जब ज़्यादा ज़मीन के अंदर चला जाएगा तो बाद में हार्वेस्टिंग करने में बड़ी समस्या आएगी। पता चला आप प्लांट को निकाल रहे हो, पॉड सारे नीचे रह गए, मूंगफली सारी ज़मीन में रह गई, प्लांट अपने हाथ में आ गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है हमको, इसलिए डीप प्लोइंग हमको अवॉइड करनी पड़ती है। डीप प्लोइंग यहाँ पर हमको क्या करनी पड़ेगी? अवॉइड करनी पड़ेगी। ज़्यादा डीप प्लोइंग हमको नहीं करनी, उसका भी नुकसान है, क्योंकि हार्वेस्टिंग के टाइम पर, उस प्लांट को उखाड़ने के टाइम पर हमें समस्या आ सकती है। ये बातें आपको याद रखनी है लैंड प्रिपरेशन में। ठीक है भाई, खेत भी तैयार कर दिया। अब आ जाओ इसके सीड रेट पर। सीड रेट में क्या है देखो, वो हमने पढ़ी थी, 2 तरह की थी, एक इरेक्ट टाइप की थी और एक अपनी स्प्रेडिंग टाइप की थी। ये दोनों की सीड रेट अलग अलग हैं और दोनों पर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। क्या क्वेश्चन आते हैं देखो, 100 से 120 kg पर हेक्टेयर, ये है आपके इरेक्ट टाइप के लिए। ठीक है, याद रखना। 80 से 100 kg पर हेक्टेयर, ये है आपकी स्प्रेडिंग टाइप के लिए। स्प्रेडिंग टाइप में आपकी सीड रेट भी कम होती है और उपज भी इसकी ज़्यादा आती है। ठीक है, याद रखना। साथ ही साथ स्पेसिंग की बात कर लो, यहाँ पर स्पेसिंग रखते हैं हम 40-15 सेंटीमीटर और यहाँ स्पेसिंग रखते हैं हम 60-20 सेंटीमीटर। 40 का मतलब रो टू रो और 15 का मतलब प्लांट टू प्लांट। 60 का मतलब रो टू रो और 20 का मतलब प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस। ये दोनों की डिस्टेंस याद रखना, दोनों की सीड रेट याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है भाई। सोइंग टाइम की बात कर लो, कब बुवाई करनी है भाई? खरीफ सीजन में करते हैं
तो क्या सोइंग टाइम रखना चाहिए? जून के पहले हफ्ते से लेके जुलाई के पहले हफ्ते तक, फर्स्ट वीक ऑफ जून टू फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। ठीक है भाई। और देखो एनपीके, एनपीके से पहले यहाँ पर थोड़ा और देख लेते हैं। प्लांट पॉपुलेशन पर क्वेश्चन आता है। प्लांट पॉपुलेशन क्या क्वेश्चन आता है? दोनों के लिए अलग अलग आता है। ये जो अपना इरेक्ट टाइप है इसके लिए प्लांट पॉपुलेशन क्या होगी और स्प्रेडिंग टाइप के लिए प्लांट पॉपुलेशन क्या होगी, यही इसी के आगे लिख देता हूँ। इरेक्ट में प्लांट पॉपुलेशन होती है 3.3 लाख प्लांट पर हेक्टेयर, 3.3 लाख प्लांट पर हेक्टेयर, इतने प्लांट होने चाहिए इरेक्ट के लिए, अच्छी उपज चाहिए तो। ठीक है। स्प्रेडिंग के लिए 2.2 लाख प्लांट पर हेक्टेयर। ये दोनों की प्लांट पॉपुलेशन आप लोग याद रखना। ठीक है। ये प्लांट पॉपुलेशन मैंने यहाँ लिख दी। अब आ जाओ एनपीके, बड़ा सिंपल है, 40 60 40, या फिर ठीक है, या ये नहीं याद रख सकते तो फिर ये रखो 20 50 30। कहने का मतलब क्या होता है? 20 से 40 तक नाइट्रोजन, 50 से 60 तक फॉस्फोरस, 30 से 40 तक आप पोटेशियम का यूज़ कर सकते हो kg पर हेक्टेयर। इसके अलावा एक मैक्रोन्यूट्रिएंट की यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है और वो मैक्रोन्यूट्रिएंट है कैल्शियम। अगर यहाँ पर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो तो यहाँ पर पॉपिंग डिसीज़ हो जाती है। क्या हो जाती है? पॉपिंग डिसीज़। पॉपिंग डिसीज़ का मतलब एम्प्टी पॉड, पॉड तो रहेगा लेकिन उसके अंदर दाना नहीं बनेगा। आप लोगों ने कई बार देखा भी होगा, कई मूंगफलियाँ ऐसी निकलती हैं कि उसको छीलो तो उसमें दाना बनता ही नहीं है, बनता भी है तो बड़ा छोटा दाना बनता है, उसी को बोलते हैं पॉपिंग। और वो क्यों हुआ? कैल्शियम की कमी की वजह से। तो कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए हमें यहाँ पर जिप्सम का यूज़ करना पड़ेगा। और जिप्सम कितना देना पड़ेगा? 250 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से। और ये कब देना पड़ता है? पीक फ्लावरिंग स्टेज पर। जब पीक फ्लावरिंग स्टेज आ जाए तब आप इस जिप्सम को अप्लाई करो। उसके बाद पैगिंग स्टेज आती है फ्लावरिंग के बाद। ये पीक फ्लावरिंग स्टेज लगभग 30 दिन बाद आती है, 30 या 31 दिन बाद ये पीक फ्लावरिंग स्टेज आ जाती है। ठीक है। इरिगेशन की बात कर लो भाई। 3 मोस्ट क्रिटिकल स्टेज है इरिगेशन के लिए। सबसे पहली फर्स्ट स्टेज तो आपकी फ्लावरिंग है। एक तो फ्लावरिंग पर अपन को पानी देना ही देना है। दूसरी इस पैगिंग स्टेज पर जब ये पैग बनेंगे और पेनिट्रेट करेंगे उस वक्त मिट्टी कैसी होनी चाहिए? नरम होनी चाहिए। मतलब नरम कैसे करोगे आप? पानी दे दो, इरिगेशन दे दोगे तो मिट्टी उस टाइम पे नरम हो जाती है। तो एक तो पैगिंग स्टेज पर चाहिए जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। और तीसरा आपका पॉड डेवलपमेंट पर चाहिए। ठीक है। ये 3 इरिगेशन तो आपको देने ही देने हैं। और देखो वीड कंट्रोल की बात करें, वीड कंट्रोल लगभग दो इसमें अपन को निदाई गुड़ाई करनी है। इंटरकल्चरल ऑपरेशन यहाँ पर करना है। लेकिन याद रहे कि जो भी आप निदाई गुड़ाई कर रहे हो, इंटरकल्चर ऑपरेशन कर रहे हो, वो पैगिंग स्टेज पर नहीं होना चाहिए। इस पैगिंग स्टेज पर जैसे कि मैं फिर बता रहा हूँ, ये जो पैग होते हैं वो मिट्टी के अंदर जाते हैं, उसी को कहते हैं पैगिंग। तो जब ये पैग मिट्टी के अंदर पेनिट्रेट करके मिट्टी के अंदर जाते हैं उस वक्त हमें मिट्टी को डिस्टर्ब नहीं करना है। उस वक्त हमें किसी भी तरह की कोई भी एक्टिविटी फील्ड पर नहीं करना है पैगिंग स्टेज पर। मतलब इंटरकल्चरल ऑपरेशन एक्टिविटीज़ जो हैं, निंदाई गुड़ाई जो है वो हमको पैगिंग स्टेज पर अवॉइड करनी है पूरी तरह से। ठीक है भाई। हर्बिसाइड के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर एक हर्बिसाइड है टोक E25। इस प्री इमरजेंस हर्बिसाइड है, इसका हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, टोक E25। और सिर्फ ये वाला हर्बिसाइड हमको सिर्फ ग्राउंडनट में मिलेगा, इसलिए इसको याद रखना। टोक ई हर्बिसाइड का यूज़ किया जाता है। ठीक है। और एक पॉइंट क्या याद रखना है कि पैगिंग स्टेज पर किसी भी तरह की वीडिंग वगैरह किसी भी तरह का इंटरकल्चरल ऑपरेशन हमें नहीं करना है पैगिंग स्टेज पर। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर हम अर्थिंग अप भी करते हैं। अर्थिंग अप का मतलब क्या होता है? मिट्टी चढ़ाना। जहाँ कहीं पर भी आपके जो प्लांट है उनकी हम अर्थिंग अप कर देते हैं। उस अर्थिंग अप का मतलब क्या होता है? टू प्रोवाइड दी सॉइल या टू प्रोवाइड दी एरिया फॉर पैगिंग। भाई जितनी मिट्टी उसके ऊपर चढ़ा दोगे उतना ही आसान होगा उस पैग को मिट्टी के अंदर जाने में। ठीक है। तो अर्थिंग अप का मेन फंक्शन क्या होता है? मेन उसका एडवांटेज क्या है?
उसको एरिया प्रोवाइड कराता है किसको, पैगिंग को। ठीक है, वीड कंट्रोल हो गया। अब क्या है, हार्वेस्टिंग पे आ जाओ, बस खत्म, ये हो गया हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग में क्या करना है भाई, दोनों की हार्वेस्टिंग अलग अलग होती है। दोनों में कौन कौन, एक अपना इरेक्ट टाइप और दूसरा अपना स्प्रेडिंग टाइप। इरेक्ट टाइप में तो क्या होता है, सिंपली उस प्लांट को ही आप उखाड़ दो। इरेक्ट टाइप में क्या होगा, जो इरेक्ट टाइप होता है उसमें तो पुल आउट कर दो आप, जो प्लांट है उसको पुल आउट कर दो, उसको खींच लो। ये जनरली हम 120 से 130 दिन बाद करते हैं। ठीक है, और उसको 4-5 दिन आप फील्ड में फिर सुखा लो, सन ड्राइड कर लो और वहाँ से सीड आप निकाल सकते हो। लेकिन जो स्प्रेडिंग टाइप है उसमें हम पुल आउट नहीं कर सकते, उसमें हम ऐसे प्लांट को ज़मीन से नहीं उखाड़ सकते। यहाँ पर हमको हैरो चलाना पड़ता है। हैरो का यूज़ करोगे, हैरो का यूज़ क्या करना है, यहाँ पर मिट्टी को पलटने का काम करती है। तो जब ये मिट्टी पलट देगी मतलब अंदर जो पॉड होंगे वो सब बाहर आ जाएंगे। मतलब यहाँ पर क्या होगा, टू एक्सपोज दी पॉड। हैरो का काम क्या है, मिट्टी पलट देगा। मिट्टी पलटने से क्या होगा, जो पॉड जो ज़मीन के अंदर थे वो सब बाहर आ जाएंगे। बाहर आने के बाद उनको कलेक्ट कर लो। तो वो स्प्रेडिंग टाइप में हार्वेस्टिंग हमें करनी पड़ती है। ठीक है भाई, उपज देख लो, यहाँ पर देख लो, ये लास्ट पॉइंट है अपना उपज। यील्ड कितनी क्या होती है, देखो भाई 15 से, जैसे मैंने बताया था कि सीड रेट इसकी ज़्यादा है और इसकी उपज कम है, जबकि इसकी सीड रेट कम है, इसकी उपज ज़्यादा है। 15 से 20 कुंटल पर हेक्टेयर ये होती है इरेक्ट की उपज। कितनी, 15 से 20 कुंटल पर हेक्टेयर। ठीक है भाई, 20 से 30 कुंटल पर हेक्टेयर ये होती है आपकी स्प्रेडिंग टाइप की उपज। ठीक, तो ये अपना ग्राउंडनट पूरा कंप्लीट हो गया है। कोई भी पॉइंट अगर बच गया हो तो कमेंट में ज़रूर बता देना मुझे, उस पॉइंट के ऊपर भी अपन डिस्कशन कर लेंगे।